हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीटी की लाइव क्लास होती है जो कि मॉडल पेपर आपका होता है। साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की एक बुक है। जो कि आप जानते हैं चक्षु प्रकाशन का जो कंटेंट होता है बहुत ही बेस्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पेड एग्जाम के लिए गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपका मार्केट में आ चुका है। ऑनलाइन मंगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मार्केट में लेना है तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पेड एग्जाम की संपूर्ण गाइड है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार आपका है, बहुत ही बेहतर तरीके से। और साथ में इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के बाद उसके क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें से आपको 6 प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग मार्केट में दोस्तों इस प्रकार के कह सकते हैं बैनर के माध्यम से, मतलब इस प्रकार का बैनर आपको होगा तो उसको आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर मंगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेड का जो कह सकते हैं मॉडल पेपर है ये भी मार्केट में अवेलेबल है, या तो लिंक के माध्यम से मंगा सकते हैं ऑनलाइन, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग मंगा सकते हैं, ये आपका है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी गाइड है, तो गाइड में खासियत तो यही है कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको है डिस्क्राइब के साथ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट समझाया भी गया है। और इसके बाद क्या होगे, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग जो पढ़ेंगे उससे अच्छे से अच्छे रिवीजन आपका होता जाएगा। मॉडल पेपर की अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे आपके पेपर से ही निकाले गए हों, बिल्कुल पेपर में छपे हुए क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं सेम टू सेम, है ना। यहाँ पर दोस्तों खास बात ये है कि यहाँ पर जो मॉडल पेपर होता है उसके बाद डिस्क्राइब, है ना, क्योंकि समस्या होती है कि हम मॉडल पेपर तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन उसके साथ अगर डिस्क्राइब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्क्राइब भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो चक्षु प्रकाशन की इस बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। चलिए राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम सभी को, राम राम। चलिए रेडी है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। मतलब आपसे ये पूछा है कि ब्रिटिश शासन के समय बड़े पैमाने पर क्या हुआ था, विस्तार हुआ था, किस माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से। और ये कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल थे आपके समय आपके कौन थे, सहायक संधि के लिए कौन थे। तो चलिए देखिए लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेस्ली जो आपके हैं ये सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए क्योंकि यहाँ पर दे दिया है सहायक संधि, तो ऑप्शन क्या हो गया, लॉर्ड वेलेस्ली हो गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता कि यहाँ पर जो राज्य हड़प नीति के लिए, है ना, तो डलहौजी जो आपके हैं, डलहौजी राज्य हड़प नीति के लिए जाने जाते थे। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। चलिए ऑप्शन को लॉक करिए, 2 नंबर में क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी जो आपके आजाद शत्रु थे, कौन भाई, याद देखिए आजाद शत्रु को एक शब्द बोला जाता है, कुणिक किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, कुड़िक किसे कहा जाता है, कुड़िक। तो कुड़िक भी किसे कहा जाता है, आजाद शत्रु को कहा जाता है। और इन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या भी किया था। तो याद रखिए आजाद शत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट सभी का। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप में उपहार में दिया। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में ये आपका मुंबई दहेज में दे दिया था ना, मुंबई दहेज में दे दिया था, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है फर्रुखाबाद में नदी, गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था। चलिए फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया, कौन से बादशाह ने करवाया था। देखिए 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा, बी नंबर औरंगजेब। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट है, औरंगजेब ने करवाया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था।
पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना 5 नंबर में। और पूछा गया है प्रथम युद्ध, तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। यहाँ पर जो आंसर है कौन सा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1526 में दोस्तों। कब, 1526 में। अगर आपसे पूछे डेट बताइए तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इस युद्ध के एक विशेष बात रही है कि दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा राजा नहीं रहा है जो युद्ध के मैदान में मारा गया हो, लेकिन याद रखिएगा कि जो इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा रहा है, अर्थात शासक रहा है, जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो गया। क्लियर हुआ। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। कौन सा कथन सही दिया गया है, तो कह रहा आपसे प्रधानमंत्री केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ऐसा पॉइंट तो आपका है नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को यहाँ पर कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया। अगला है केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो ये भी आपका बात गलत दिया गया है। अगला भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल के, देखिए ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर मिल गया ना ऑप्शन, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष पर करके बलिदान दिया था। यहाँ पर देखो दिया गया है भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, 7 नंबर में। इनका नाम है फाजिल मोहम्मद खान। क्या नाम है, फाजिल मोहम्मद खान। इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। और उसने अपने प्राणों की आहुति भी दे दिया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को भी लाइक करिए। देखिए काफी लोगों यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। क्लास आप लोग ले रहे हैं, लगातार हम आपको क्लास से दे रहे हैं। तो भाई जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ जाते हैं, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करा करें। सब लोग वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि सब लोगों को जॉब लेना है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबका फर्ज होता है कि जिस प्रकार से सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग सपोर्ट करिए, बराबर सपोर्ट करिए, ठीक है ना। क्योंकि सबके सहयोग से ये सब काम होता है। तो आप लोग सभी लोग भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा 1955। कब भाई, 1955। अगर पूछे कब डेट, तो आपको 18 मई 1955 को पारित किया गया था। और इसी काल अवधि में 3 और भी कानून बने थे। एक तो हुआ था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। क्या, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में ही बना था। हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 में बना था। और हिंदू एडॉप्शन, है ना, भरण पोषण, 1956 में। ये इसी समय आपके बने थे। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है ना, एक कठिनाई को ऊपर ले गए हैं, कठिन ले गए हैं, लेकिन चाहे तो आप सरल कर सकते हैं कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें आपके कह सकते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिल गए थे। तो ये देखिए 1916 दे दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। तो इसमें नरम दल और गरम दल जो होते उनमें संधियां हो गई थी, है ना। और ये फूट कब पड़ी थी, तो आपके 1907 सूरत अधिवेशन, इनमें से ये अलग हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर। अगला बताइएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। ये बताइए कौन सा ब्रिटिश वायसराय था। यहाँ पर देख सकते हैं 19 जुलाई 1905 को ये आपके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, है ना, इनके द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अगर पूछे कि प्रभावी कब से हुआ था, तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से ये क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था। तो इस कारण से ऑप्शन क्या आएगा, लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर। आगे बताइए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश इनमें से कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो नाइजीरिया है दोस्तों, याद रखिएगा सबसे अधिक आबादी कहाँ पर है, नाइजीरिया में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे यहाँ पर जो क्षेत्रफल के हिसाब में देखा जाए, यहाँ का सबसे बड़ा जो आपका देश है अफ्रीका में, वो अल्जीरिया है। क्या है, अल्जीरिया। तो जो अल्जीरिया है वो क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा है, लेकिन आबादी में पूछे तो आपको बताना है नाइजीरिया क्या है, नाइजीरिया हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश वन भूमि का क्षेत्रफल उनके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो ये बताइएगा कि भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है, वन की बात पूछा गया है। 12 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 12 का ऑप्शन देखिए बी नंबर हो जाएगा, कनाडा है। क्या है भाई, कनाडा। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्र उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है, याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए बताइएगा कि कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन दीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर बताइएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का जो ऑप्शन है आपका 13 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये अरब सागर में एस्ट्यूरी का निर्माण करती है। अर्थात यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नहीं होगा भाई, आप लोग भी लगा दिए। यहाँ पर नर्मदा नदी है ना, बंगाल की खाड़ी में क्यों नहीं गिरती, नर्मदा नदी नहीं गिरती है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ जाती है और घाघरा नदी बन जाती है। हमने आपको यूपी जीके में पढ़ाया भी था कि कौन सी नदी है भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। यहाँ पर इसका नाम है शारदा नदी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, शारदा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है 15 नंबर में। चलिए 15 का ऑप्शन देखिए, आपका मन्नार तो होगा नहीं, और भी ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी दिया गया है, पाक जलडमरू मध्य। क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। इनमें से बताइए आपके जो संगठन है इनमें से भारत किसका भाग है, किसका अंग है, अर्थात किसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए ऑप्शन देखिए 16 नंबर में, यहाँ पर देखिए जो आपका G20 है, क्या है G20, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। G20 में ये आपका शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखो हमने आपको बताया था राजकोषीय जो घाटा होता है ये होता क्या है। 17 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए 17 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 17 नंबर का देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ऐसी स्थिति जहां पर सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। मतलब पहला ऑप्शन इसका आपका जो बनेगा ये थ्योरी में आपका आंसर बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सिडबी का उद्देश्य क्या है। जो सिडबी है इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो इसमें से आपको इस प्रकार से पॉइंट आपको दिए गए हैं, इसी के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। तो सिडबी यहाँ पर कह रहा है उत्पादकता को बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना, अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों को लाभ पहुंचाना, है ना। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर है। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या होता है। यथा मूल्य कर का जो तात्पर्य होता है क्या होता है, तो कह रहा है बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर जो कर होता है, अर्थात बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना ही यथा मूल्य का तात्पर्य होता है। अर्थात इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अरे सिडडी होगा भाई, सुनने में तुम्हें सुनने में अगर हम सिडवी बोल दिए हैं मतलब जो बोला जाता है वही तो होगा कि नहीं होगा, दूसरा थोड़ा हो जाएगा। कुछ दूसरा बोल रहा है क्या भाई, सब्सिडी दी है क्या, रुकिए माफ़ करिए, सब्सिडी दिया गया है, सब्सिडी दिया है, सब्सिडी दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया है सब्सिडी दिया है, हमसे गलती हो गई, हमने सोचा सब्सिडी ये आपका है, यहाँ पर सब्सिडी है। तो सब्सिडी का जो आपका होता है उत्पादन में बढ़ावा, तकनीकी अवसंरचना, निर्यात बढ़ावा, किसानों को लाभ, कहीं ना कहीं उसका भी कार्य यही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लगभग वही आपको लग रहा था, सबका काम लगभग वही उसका भी था। तो यहाँ पर तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा, यथा मूल्य कर का जो तात्पर्य होता है क्या होता है, तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य होते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य पूछा है 20 नंबर में, तो कह रहा है केवल प्रजनन और प्रवासन करना, केवल प्रजनन और मृत्यु दर। तो भाई जनसंख्या की वृद्धि डिपेंड होती है केवल प्रजनन और मृत्यु दर पर। क्यों भाई, प्रजनन हो रहा है, मृत्यु दर में अगर कम होगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। चलिए देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 21 नंबर में आपसे दिया गया है, तो आपसे कह रहा है अनुच्छेद जो 19 का सी है संघ बनाने की अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 का बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 19 के में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना।
और पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया सही मिलान पूछा गया था। क्या? सही मिलान आपसे पूछा गया था। तो अब आप देखिए जो ऑप्शन आपका सी वाला मिला गया है अनुच्छेद 19 का ए, ये क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कौन सा जो गलत है, यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है कौन सा गलत दिया गया है। चलिए 22 नंबर में कौन सा गलत है, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। सही है। 30 वर्ष की आयु में देखो 30 नहीं होता है 35 होता है दोस्तों। क्या होता है? 35 होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो जो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री होते हैं इनको जो नियुक्त करते हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर करते हैं। ऑप्शन जो बनेगा आपका ये नंबर कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी विभाग होते हैं वो प्रधानमंत्री देते हैं केंद्र में, लेकिन सलाह जरूर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला कौन सा सही है, 24 नंबर में बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो कह रहा आपसे जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सही दिया गया है। देख सकते हैं कि राय जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम थे। पहला ही पॉइंट आपका सही दिया गया है ना। यहाँ पर पहला ही पॉइंट दिया गया सही दिया है। ऐसा तो नहीं है कोट नहीं है, हाँ कोट नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो गया है, ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पर 25 नंबर में बताइएगा नागरिकता से संबंधित आपका कौन सा भाग है। चलिए नागरिकता बताई गई है भाग 2 में दोस्तों। किसमें? भाग 2 में, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक जो उल्लेख मिलते हैं और नागरिकता से मिलते हैं। आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है दांतों की वर्धित अर्थात जो इनेमल्स होता है मतलब इनर डाया जो होता है दांतों के भीतरी भाग में, तो उसको देखने के लिए दंत चिकित्सक अर्थात डॉक्टर होते हैं किसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो देखो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु को बड़ा देखना होता है तो अवतल का ही प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर आपकी है। देखिए आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा 50 लीटर। क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये घोषणा है कि जो कोई भी व्यक्ति होता है तो हर चीज से लेकर देखा जाए तो मात्र 50 लीटर एक व्यक्ति के लिए होता है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर। आगे बढ़ते हैं कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कोई मृत जीव हो गया, कोई जानवर हो गया, तो इनको देखो क्या होते हैं, धीरे धीरे इनको खत्म कर देते हैं और खाद मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो सूक्ष्म होते हैं इन्हें कहते क्या हैं? चलिए तो इन्हें कहते हैं भाई अपघटन क्या बोलते हैं ना, अपघटन अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में इनका परिवर्तन कर देते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अपघटन अर्थात सूक्ष्म का अपघटन करने वाले के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है कि विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। आपका 29 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए 29 को ऑप्शन लॉक करिए, सभी लोग लॉक करिएगा। यहाँ पर देखिए 29 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। ये जो आपका इन्फ्लुएंजा है, क्या है याद रखिएगा, जो आपका इन्फ्लुएंजा है याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो परिवर्तित होता है किसमें होता है। तो देखिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, फल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी, कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। ये आपसे पूछा है कि जो अंडाशय होता है परिवर्तित किस में होता है, तो फल में होता है। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये बताइएगा अरविंद पारीख जो दिए हैं ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 31 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सितार वादक है। क्या है दोस्तों, ये सितार वादक आपके हैं, ऑप्शन में आपका बी नंबर है। और ये है महाराष्ट्र से, कहां से हैं, महाराष्ट्र से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लेबनान की राजधानी पूछा गया 32 नंबर में। तो लेबनान यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, ये बेरूत की है। किसकी है दोस्तों, याद रखिए लेबनान ये आधिकारिक रूप से लुबनान अर्थात लेबनान राज्य में, ये पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर आपका स्थित है। और यहां पर जो आंसर है ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए बताइएगा कजाकिस्तान की जो मुद्रा है पूछा गया है, यहां पर जो आंसर
बनेगा 33 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो तेंगे, क्या है भाई, तेंगे जो दिया गया ये वाला ऑप्शन 33 का जो आंसर है यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा तेंगे। ठीक है, तेंगे हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर बनेगा भाई, सी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि फ्रैंक हिटलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया है। फ्रैंक हिटलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया, तो चलिए 34 को ऑप्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जेट इंजन, क्या है, जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक हिटलर, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। तो चलिए मानव अधिकार दिवस पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, 10 दिसंबर। देखिए लगभग सभी का जवाब आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 दिसंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है, 36 को ऑप्शन दीजिए। कहां पर है भाई, नीदरलैंड में है, बिल्कुल सही है, नीदरलैंड द हेग, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे नीदरलैंड कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप में आपका ये बसा हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। अगला बताइएगा, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछा है, याद रखिए विश्व हिंदी दिवस पूछा है, तो राइट आंसर क्या बनेगा 37 में। यहाँ पर बन जाएगा 10 जनवरी को, दोस्तों याद रखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखो दिया गया है रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन स्पोरेंसस नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन हैं। चलिए 38 नंबर में नोट करिएगा, इनका नाम है नंदन नीलेकंठी, नंदन नीलेकंठी इनका नाम है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। देखो आपको विश्व में क्या है, राजधानियां, उनके देश जो प्रमुख रूप से जो आपके देश हैं उनके राजधानियां और मुद्रा, इनको जरूर याद करना है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जैसे कोई भी राजधानी है उनको राजधानी याद करना है, वहाँ की मुद्रा, इतना आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तभी ये तैयार हो जाएंगे। चलिए, और एक बार याद रखिए, एक बार याद हो गई तो हर एक पेपर में काम देंगे, हर एक पेपर में काम देंगे। चलिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए काम होता है, जो भी चीज़ आप पढ़ लोगे तो हर एक एग्जाम में काम देती हैं। यहाँ पर देखिए 39 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके अम्मान, अर्थात जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा पूछा है, मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका बी हो जाएगा, तोग रोग है, क्या है, तोग रोग, याद रखिए तोग रोग है, ये चीन और रूस के मध्य में स्थित आपका है मंगोलिया, और इसकी मुद्रा है आपकी तोग रोग है, तोग रोग है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा भाई सभी लोग। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है। चलिए, कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। नोट करिएगा कि इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश हैं। वर्तमान भारत में देखा जाए तो न्यायालय के न्यायाधीशों में काफ़ी महिलाएं भी आपकी समय आपकी ऐड हो गई हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव इनमें से कौन था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पीरी था, कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा रॉबर्ट पीरी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये अमेरिकी खोजकर्ता थे जो कि आपके 6 अप्रैल 1909 को ये कुछ साथियों के साथ कह सकते उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए थे, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर पूछा गया है 43 में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपके जम्मू कश्मीर, ऑप्शन में क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है इसका सृजन किसने किया था, इसको भी हमने आपको पढ़ाया भी है, तो देख सकते हैं इसके शिल्पकार। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, नेक चंद सैनी, याद रखिए ऑप्शन बनेगा नेक चंद सैनी, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। एक पॉइंट और भी हमने बताया था, एक झील के पास स्थित है सुखना झील, ठीक है, यह सुखना झील के निकट आपका स्थित है जो कि 40 एकड़ में बना हुआ है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है। चलिए 45 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, 52 सेकंड का समय लगता है। अब बात आती है कि इसको लाया किसने था, अर्थात ये आपका लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 को, है ना।
रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से, और ये कोलकाता अधिवेशन में गाया भी गया था। आगे बढ़ते हैं, सियाचिन हिमनद जो आपका है कहाँ पर है? सियाचिन हिमनद जो आपका है दोस्तों ये कहाँ पर है? 46 नंबर में। तो 46 को ऑप्शन हो जाएगा काराकोरम श्रेणी पर है। कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी पर आपका स्थित है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अगर आपको हमारी ट्रिक याद होगी तो इस क्वेश्चन को सभी लोग जवाब देंगे। अगर सभी क्लास लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमने ट्रिक के माध्यम से एक संकेत दिया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप ही बताइए क्या होता है। तो हमने बताया था कि गहराई में क्या करना है कि आपको गंगा किनारे गए हों या आप कहीं जाते हैं वाराणसी गए हों तो वहाँ पर क्या होता है, लिखा होता है कि इसके आगे मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर नहाना क्या है, मना है, क्योंकि वहाँ पर गहराई ज़्यादा है। तो यहाँ पर बात मतलब नहाना, और कहाँ पर? गहराई पर नहाना मना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको याद रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं? तो देखो कुंभ मेला लगता है 4 जगह। कितने जगह? 4 जगह हमने आपको ट्रिक से बताया था। नहाऊं, क्या नहाऊं बताया था, NAHU, नहाऊं हो गया। नासिक, ए से इलाहाबाद, एच से हरिद्वार, यू से उज्जैन। ये ट्रिक हो गई। नहाऊं हमेशा याद रहेगा, क्योंकि सबका एक बार मन करता है कि नहीं कुंभ मेले में नहाऊं, है ना। तो नहाऊं ये ट्रिक हो जाएगा, याद रखिए। अब आप समझ लीजिए कि आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हरिद्वार हो गया, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ऑप्शन क्या बन गया आपका? सी नंबर है राइट हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जो हम आपको ट्रिक कभी कभी बता देते हैं बीच बीच में, तो इनको नोट कर लिया करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, हमेशा मिलती रहती हैं। जापान की संसद क्या कहलाती है? जापान की संसद को कहते क्या हैं? तो जापान की संसद को कहते हैं नेशनल डाइट। क्या बोलते हैं? नेशनल डाइट, अर्थात इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी याद करिएगा। कुछ लोग तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं इंग्लैंड होगा, कुछ लोग फ्रांस कह रहे हैं। जैसे 193 देशों का नाम सब कुछ याद ही हो आपको, है ना। चलिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात करना है 76 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा 76 में? नोट करिएगा, यहाँ पर कवित्री जो ऑप्शन है बी नंबर है इसका राइट हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? फल शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है 77 में? तो यहाँ पर होता है परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है उर्वर का विलोम इनमें से क्या होता है? उर्वर का विलोम इनमें से क्या होता है 78 में? 78 का होता है, क्या होता है? उर्वर मतलब होता है जो उपजाऊ, तो इसका अनुपजाऊ होता है, अर्थात यहाँ पर ऊसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है। 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा अवमूल्य। क्या होता है? अमूल्य होता है। अमूल्य से कहेंगे अमूल्य। क्या जिसकी कोई कीमत नहीं है वो आपका अमूल्य होता है। क्या होता है? अमूल्य। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 79 में वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिए गए मुहावरे का अर्थ आपको बताना है पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। क्या? शर्मिंदा होना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ क्वेश्चन नहीं है, अब आपको ध्यान मुद्रा में एक जैसे गुरुजी होते हैं, है ना, मतलब कह सकते हैं कि ध्यान मुद्रा में लीन हो जाते हैं। अब आपको क्या है, बस लीन रहना है, आपको कमेंट पर फोकस कम करना है, आपको बस ध्यान देना है, जितना हम बोलते जाएं उतने को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये पीडीएफ हम आपको देंगे नहीं। ये पीडीएफ आपको देंगे नहीं जो आप सोचो कि हम पीडीएफ को दे देंगे और टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, तो आपके 118 हैं। कितने? 118 हैं। अगला प्रकृति में प्राप्त जो तत्व हुए कितने आपके हैं, तो आपके 94 हैं। कृत्रिम विधि से निर्मित किए गए जो तत्व आपके हैं कितने? आपके 24 हैं। तो धातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपके 91 हो जाएगा। आधार तत्वों की संख्या पूछे तो आपको 20 बताना है। सबसे भारी तत्व पूछे तो आप क्या बताएंगे? सबसे भारी तत्व पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर ऑस्मियम होता है। क्या? ऑस्मियम होता है। अगला है द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो द्रव धातु तत्व कौन सा है? आपका पारा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, है ना। अगला दिया गया है सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपकी लिथियम हो जाएगी, ठीक है ना। अगला है उप धातु तत्वों की संख्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। क्या होता है?
फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो तत्व होता है क्या होता है, तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला होता है हीलियम दोस्तों, क्या होता है, हीलियम होता है। विद्युत की सुचालक अधातु जो तत्व है आपकी कौन सी है, तो आपकी ग्रेफाइट हो जाएगी, क्या ये सुचालक और अधातु भी है। अगला है द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो द्रव अधातु तत्व आपका है ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन है। अगला है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व आपका होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि मानव शरीर में पूछा है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला जो तत्व होता है कौन होता है, सोडियम होता है। ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आप लोगों की एग्जाम में जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल आपकी साइंस आएगी, ना कि डीपली आएगी। क्या था, चलिए, गामा किरणों की खोज किसने किया था, हेनरी बेकरूल ने किया था, हेनरी बेकरूल हो जाएगा। दृश्य किरणें की अगर बात करें तो दृश्य किरणों की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग आपके तो मार्कोनी ने किया था। एक्स किरणों की खोज अगर पूछे कि एक्स किरणों की खोज किसने किया, तो आपके डब्ल्यू.सी. रोंटगन, जो कि बहुत IMP क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। और रक्त किरणों की खोज किसने किया था, विलियम हर्शिल ने किया था, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणों की खोज आपके जोहान रिटर ने किया था। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि लघु रेडियो तरंगों की खोज आपके हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। अब आते हैं अगले पॉइंट में, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है जो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है कृषि उत्पाद और आपका क्रांति दिया गया है। खाद्यान्न उत्पादन जो आपका है वह हरित क्रांति से संबंधित है। अगला फल और सब्जी उत्पादन में आपका स्वर्ण क्रांति होता है। और मांस और टमाटर जो होता है वो लाल क्रांति से संबंधित है। प्याज और झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अगला यहाँ पर दिया गया है कृषि संबंधी समग्र जो क्रांति होती है, कृषि संबंधी समग्र क्रांति, ये ईंधन उत्पादन जो होता है रजत क्रांति होता है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति होती है। उर्वरक उत्पादन आपका भूरी क्रांति होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, इसीलिए हम आपको हर एक क्लास में देते हैं, हर एक मॉडल पेपर में कहीं ना कहीं कुछ ऐड कर देते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है दूध उत्पादन आपका आत्मनिर्भरता है। और धारणी कृषि विकास जो कि आपके सदाबहार क्रांति हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, अगला पॉइंट आ गया भारत के प्रमुख दर्रे। तो देखिए काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आपके जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा पूछे तो कहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये हम आपको पढ़ाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को आता है और आप लोगों को जरूरत है रिवीजन की। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना, इसीलिए रिवीजन के तौर पर हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। अगर स्पेशल टॉपिक पढ़ाना हो दर्रे तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएं कि दर्रा क्या है, ये दर्रा कहाँ पर है ना। लेकिन आपको नॉर्मल यहाँ पर लगभग सब कुछ आता होगा। तो देखो यहाँ पर बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, याद रखिए बुर्जिल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला दर्रा बहुत ही IMP हमने बताया, सिपकीला दर्रा ये आपके सिपकीला दर्रा जो आपका है बहुत IMP है। यहाँ से कह सकते हैं नदी भी एक निकल के आती है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। लिप लेख दर्रा लिफ लेक आपका उत्तराखंड है। माना दर्रा नीति दर्रा, है ना, माना दर्रा नीति दर्रा कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला नाथुला दर्रा जो कि IMP है आपकी कहाँ पर है, आपकी सिक्किम में आपकी है। अगला है जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो आपके सिक्किम में आपका है। अगला है दीफू दर्रा, तो दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। थाल घाट कहाँ पड़ता है, तो याद रखिए आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा, है ना। अगला है भोर घाट, तो भोर घाट कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में है। पाल घाट कहाँ पर है, तो आपका केरल हो जाएगा। तो ये तीनों को भी याद रखिएगा, थाल घाट भोर घाट ये महाराष्ट्र में है, पाल घाट कहाँ पर आपके है, केरल में है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है विश्व के प्रमुख देशों और भौगोलिक उपनाम आपसे पूछा गया है। विश्व के प्रमुख देशों और भौगोलिक उपनाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो आपको इसे एक बार पढ़ाया भी था, एक बार फिर से यहाँ पर आपका रिवीजन आज फिर से करा दे रहे हैं। तो देखिए चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को कहा जाता है। एंटीलीज का जो मोती है, याद रखिए एंटीलीज का जो मोती कहा जाता है क्यूबा को कहते हैं। वनों का देश देखिए कांगो गणतंत्र कहते हैं। शायद एक वीडियो में हमने बताया था, शायद गलती से निकल गया था ब्राजील, क्योंकि ब्राजील जो था वो सांपों का देश था ना, ब्राजील जो था वो सांपों का देश था। याद रखिए वनों का देश आपके कांगो गणतंत्र को कहते हैं। अगला है उगते सूर्य का देश पूछा गया है। तो देखो दिया है उगते देश का पूछा गया है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए उगते मतलब वनों का देश हो गया। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जापान हो जाएगा, है ना। अगला है डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, ब्रिटेन का कहते हैं। अगला है यहाँ पर अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं,
तो आपके नॉर्वे को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो आपके न्यूजीलैंड को कहते हैं। अगला है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो लेबनान को कहते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। अगला है कि तड़ित झंझावतों का देश किसे कहते हैं, तो आपके भूटान को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। सांपों का देश देखिए मिल गया है ब्राजील, यहाँ पर सांपों का देश किसे कहते हैं, ब्राजील को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं, आपके ब्राजील को कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं, इटली को कहते हैं, है ना। संगमरमर की भूमि किसे कहते हैं, तो आपके इटली को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। चावल का देश किसे कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं। नील नदी का उपहार किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। और अगला है पवन चक्कियों की भूमि, तो पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं, तो नीदरलैंड को कहते हैं। अगला है हजार पहाड़ियों का देश, तो हजार पहाड़ियों का देश देख सकते हैं अफगानिस्तान को कहा जाता है, ठीक है ना। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, तो विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, फ्रांस को कहा जाता है। संसार की छत किसे कहते हैं, तो याद रखिए आपके पामीर को कहा जाता है ना। अगला दिया गया है कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं, जिब्राल्टर को कहते हैं। अगला है होली सिटी या होली पर्व जो आपका है, यहाँ पर पवित्र सिटी ये आपके रोम को कहा जाता है। अगला स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं, तो स्मारकों की नगरी वियना को कहते हैं। रैलियों का नगर आपके नई दिल्ली को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो आपकी कोची को कहते हैं, है ना। अगला है कि भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, तो आपकी मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो आपके सिंगापुर को कहते हैं। और अगला दिया गया है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, तो आपकी जमशेदपुर को कहते हैं, है ना। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, संघाई को कहते हैं। विश्व की कहवा मंडी किसे कहते हैं, साओ पोलो कहते हैं। क्वेकर सिटी आपकी फिलाडेल्फिया को। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क को कहते हैं। और मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, बहरीन को कहते हैं। और आंसुओं का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो बाल अल मांडो जल मंडमरो मद को कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है इनको आपको जरूर पढ़ना है। हाँ चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।